व्हाट इज अ सेल? सोचो, जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक ईंट, है ना? उसी तरह अगर हम जीवन की इमारत को देखें तो उसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी इकाई को हम सेल कहते हैं। यह इतनी छोटी होती है कि हम इसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये सेल्स जितने छोटे दिखते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा काम ये जीवन को चलाने में करते हैं। सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल। हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, एक बड़ा पेड़ हो या फिर हम इंसान खुद हों, ये सब एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यही वजह है इन्हें जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। गजब की बात यह है कि ये सेल्स खुद भी बढ़ सकते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं और आसपास के माहौल के अनुसार चीजों पर रेस्पॉन्स भी करते हैं और खाने को ऊर्जा में बदल सकते हैं। सच में, अगर आप किसी सेल को ध्यान से देखो तो ये अपने आप में एक छोटी पूरी दुनिया होती है जो जीवन को चलाने के लिए सब कुछ करती है। सेल जीवन का आधार। सेल जीवन की सबसे बेसिक इकाई है जिस पर हर जीव के शरीर की क्रिएशन और कार्य निर्भर करते हैं। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार माइक्रोस्कोप से सेल को देखकर समझा, चाहे जीवन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी नींव सेल पर ही टिकी है। यही सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जीवन के सभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके अंदर जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे हमारे शरीर में हर काम के लिए अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं। जैसे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्लड सेल्स, सोचने और महसूस करने के लिए नर्व सेल्स, हिलने और डुलने के लिए मसल सेल्स, ये सब मिलकर हमारे शरीर को एक जटिल और अद्भुत मशीन बनाती हैं। नाउ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जब हमने समझ लिया कि सेल क्या है, तो चलो अब देखते हैं कि जीव कितने तरीके के होते हैं। सेल्स की संख्या के हिसाब से मोटे तौर पर जीवों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स एवरीथिंग इन वन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। सोचो, सिर्फ एक अकेला सेल भी कितना कैपेबल होता है कि ब्रीदिंग से लेकर फूड डाइजेशन, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन तक सब कर सकता है। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया। ये हर जगह होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन पर, मिट्टी में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। कुछ अच्छे होते हैं जैसे दही बनाने वाले, कुछ बुरे होते हैं जैसे बीमारी फैलाने वाले। यह बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें एक सेल दो हिस्सों में बट जाती है और दो नई सेल्स बनाती है। अमीबा, ये पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। ये बड़े मजेदार तरीके से चलते हैं और खाना खाते हैं। ये अपने शरीर को फैलाकर झूठे पैर मीन्स स्यूडोपोडिया बनाते हैं, जिनसे ये आगे बढ़ते हैं
और अपने शिकार को पकड़कर अंदर ले लेते हैं। पैरामीशियम ये भी पानी में होते हैं। इनकी सतह पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया इन्हें पानी में तैरने और खाना इकट्ठा करने में मदद करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक जीव छोटे आकार के होकर भी शक्तिशाली हैं। ये लाइफ को सस्टेन करने वाले प्रोसेसेस में मदद करते हैं और साथ ही हेल्थ के लिए खतरा भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो जीव होते हैं जो कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सिर्फ कई सेल्स होने से काम नहीं चलता है। इन सेल्स को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर मीन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ता है। सोचो एक बड़ी टीम की तरह जहां हर खिलाड़ी का एक खास काम होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं। ह्यूमंस, हम खुद, हमारे शरीर में खरबों यानी कि ट्राइलियन सेल्स हैं। प्लांट्स में जैसे कि पेड़, फूल, घास सब मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स यानी कि जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, मछली, पक्षी, ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत खास बात होती है, सेल्स का स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषीकरण। इसका मतलब होता है कि अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में मसल सेल्स हमें मूव करने, दौड़ने और भारी सामान उठाने जैसी एक्टिविटीज करने में मदद करती हैं। ये सिकुड़ और फैल सकती हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट कर सकती हैं। नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं, ये पूरे शरीर में सिग्नल्स भेजती हैं। सोचो आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो आपका हाथ झट से हट जाता है, ये नर्व सेल्स का ही काम है। ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती हैं। ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व और कचरा यानी कि वेस्ट टॉक्सिन्स को भी ढोती हैं यानी कि उनको एक्सपेल करती हैं। बोन सेल्स, हड्डी कोशिकाएं, बोन सेल्स बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती हैं। स्किन सेल्स यानी कि त्वचा की कोशिकाएं, ये हमारे शरीर को बाहर से ढकती हैं और बाहरी खतरों से बचाती हैं। इस तरह स्पेशलाइजेशन ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट बनाता है। क्योंकि जब हर सेल अपना स्पेशल काम करती है तो पूरा जीव ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। जब कई सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। अलग अलग टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब मिलकर एक पूरा जीव बनाते हैं, यानी कि इन सब से मिलकर एक पूरा जीव बनता है। अब हम बात करते हैं असेंशियल फंक्शंस ऑफ अ सेल, मीन्स कोशिका के जरूरी काम। चाहे कोई सेल अकेली हो जैसे अमीबा या किसी बड़े जीव का हिस्सा हो जैसे हमारी ब्लड सेल्स, उसे जीवन बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी काम करने पड़ते हैं। आइए इनको समझते हैं कैसे। मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा का कारखाना, एनर्जी फैक्ट्री। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना। जैसे कार को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही सेल्स को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और ये ऊर्जा वे मेटाबॉलिज्म नाम की प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म में सेल्स पोषक तत्वों को ऊर्जा में चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनील होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया खाने से मिलने वाले
ग्लूकोज और हमारे सांस से ली गई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एटीपी नाम की एनर्जी यानी ऊर्जा बनाते हैं। यह एटीपी ही सेल के सारे कामों के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल का काम करती है, जैसे चलना, सोचना, बढ़ना इत्यादि। मेटाबॉलिज्म असल में दो मेन प्रोसेसेस का जोड़ है, जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में इसमें बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे और सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, यानी कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स में उनका ब्रेक डाउन होता है, जिससे एनर्जी निकलती है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज का टूटना। एनाबॉलिज्म इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल करके छोटे मॉलिक्यूल्स से बड़े और जटिल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन का बनना। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ मिलकर सेल को जीवित और वर्किंग पोजीशन में रखती हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, मीन्स नई कोशिकाओं का बनना, मेकिंग न्यू सेल्स। जीवन का एक बहुत जरूरी पहलू है अपनी संख्या बढ़ाना। सेल्स भी यही करती है, ये डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल में एक सेल डिवाइड होता है तो वही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन एक सेल को दो में डिवाइड कर देता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का काम अलग होता है। यहाँ ये हमें बढ़ने यानी ग्रोथ में मदद करता है, जैसे कोई बच्चे से वयस्क बनता है और टूट फूट की मरम्मत यानी रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे चोट लगने पर नई स्किन बन जाती है, जिस जगह पे चोट लगती है उस जगह पे नई स्किन आ जाती है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही हमारे शरीर में सेल डिवीजन की जिम्मेदार बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। माइटोसिस शरीर की सेल्स में होती है और ग्रोथ तथा रिपेयर के लिए जिम्मेदार है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और न्यू जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब आसपास को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग्स। सेल्स अकेली नहीं रहती हैं, वे अपने आसपास की दुनिया से लगातार इंटरेक्शन करती रहती है। इसका मतलब है वे अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को महसूस करती है, फील करती है और सेंस लगाती है और उसके हिसाब से अपना रिएक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियल सेल इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करके अपने आसपास के खाने और पॉइजनस केमिकल को पहचान कर सही दिशा में मूव कर सकती है और खतरे से दूर हट जाती है। हमारे शरीर की नर्व सेल्स स्टिमुलाई जैसे गर्मी, ठंड या चोट को पहचान कर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है। इसी वजह से हम दर्द, स्पर्श या वातावरण में कोई भी चेंज होता है उसको महसूस कर पाते हैं। नेक्स्ट है पौधों की सेल्स सनलाइट को महसूस करके पत्तों को उसकी तरफ मोड़ देती है, जिससे कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। यही रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सेल्स को जिंदा रहने, माहौल के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। वे रिसेप्टर्स नाम के खास प्रोटीन का इस्तेमाल करती है जो बाहरी संदेशों को यानी बाहरी मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर सेल के अंदर एक रिएक्शन को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार यानी के टाइप्स ऑफ सेल्स। ये दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बॉडी में या जीवों में जितनी भी सेल्स हैं उनकी बनावट की कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम बात करते हैं स्मॉल एंड सिंपल सेल की, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में बहुत
आसान होती है। मीन्स उसको हम बहुत सिंपलिसिटी के साथ उसको डिफाइन कर सकते हैं, जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स वन है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं। इनकी स्पेशल फीचर ये होता है कि इनमें न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनील मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। इस तरीके के ऑर्गेनील्स इनमें नहीं होते हैं। इमेजिन करिए एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह, जहां सब कुछ एक ही बड़े कमरे में है। मीन्स इनका डीएनए साइटोप्लाज्म में एक जगह पर तैरता है, यानी कि फ्लोट करता है, जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। इनमें केवल राइबोसोम ही एकमात्र ऑर्गेनील होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। ये पृथ्वी पर सबसे पहले डेवलप्ड होने वाले जीव थे और आज भी हर जगह पाए जाते हैं। इनका जीवन बहुत सिंपल होता है, बस खाना, बढ़ना और विभाजित होना, मतलब कि न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डिवीजन, यही इनके मेन सिंपल सीधे काम हैं जो इनको करने होते हैं, जिन पर ये बेस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और लार्ज होती है। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोट की कंपैरिजन में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें एक सही मीनिंग में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जहां उनका डीएनए एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा महल है जहां अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे हैं। मीन्स हर एक का जोन अलग है, डिवीजन अलग है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनील होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनील होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब चूंकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं के ही एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा को बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सेल के अंदर ईआर का प्रोडक्शन करना और सप्लाई करना। यह प्रोटीन एंड लिपिड बनाता है और उन्हें सही जगह पहुंचाता है। यही कारण है इसे सेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहा जाता है। गोल्गी एपरेटस, इसका काम है पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना। वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में फूड बनाने के लिए है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद सभी ऑर्गेनील्स मिलकर काम करते हैं, जिससे सेल की एक्टिविटीज स्मूथली चलती है। यही यूकैरियोटिक सेल्स का स्पेशल फीचर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका की बनावट, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल्स स्ट्रक्चर, व्हाट इज इनसाइड द सेल। अब चलो सेल के अंदर की बात करते हैं और जो भी अब तक की उसकी हिस्ट्री है उसमें ये देखते हैं कि वो कैसे बनी है, किस तरीके से काम करती है और क्या क्या उसके वर्किंग मैनर्स हैं। तो जो सेल है वो एक घर की तरह है जिसके अंदर अलग अलग कमरे और हिस्से होते हैं। हर हिस्से का अपना एक अलग फिक्स सेटलमेंट है, यानी कि काम है। वैसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनील होते हैं। हर ऑर्गेनील का एक स्पेशल काम होता है जो सेल को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल ऑर्गेनील्स और उनके फंक्शंस की। जैसे सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, मींस कोशिका की सुरक्षा दीवार, यानी कि द सेल्स प्रोटेक्टिव वॉल। यह सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है जो इसे चारों तरफ से घेर के रखती है। सोचो, यह आपके घर की चारों तरफ बाउंड्री की तरह है जो घर को बाहरी दुनिया से सेपरेट रखती है और प्रोटेक्शन देती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर
और बाहर चीजों को आने जाने देती है, लेकिन बहुत सिलेक्टिवली परमेबल होती है। मीन्स बहुत चुनिंदा चीजों को ही अंदर जाने देती है जो सेल के लिए जरूरी है वो, और सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएगी। जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, यह लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। दूसरा ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर का तरल पदार्थ। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरे सेल में एक जेली जैसा लिक्विड मटेरियल भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह पानी, सॉल्ट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड पार्ट है जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। यह वही जगह है जहां ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। यह ऑर्गेनेल्स को सहारा यानी कि सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, द सेल्स ब्रेन, और हम ये भी कह सकते हैं द डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को अक्सर सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। कंट्रोलिंग सेंटर इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को अक्सर सेल का कंट्रोल सेंटर या दिमाग कहा जाता है। यह आमतौर पर सेल के बीच में होता है और एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और सेल्स के सभी इंस्ट्रक्शंस का एक ब्लूप्रिंट होता है। यह डीएनए ही सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे प्रोटीन का बनना, सेल को कब डिवाइड होना है। डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो माता पिता से बच्चों में जाती है। मतलब कि जो डीएनए है हमारा वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है और वो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी ऑफ हाउस और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वह ऑर्गेनेल है जो कोशिका यानी सेल को कार्य करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यह ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को ब्रेक करके एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि ये सेल की सारी गतिविधियों के लिए फ्यूल बनाता है यानी कि ईंधन बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह वह जगह है जहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी ऊर्जा बनाई जाती है। इनकी संरचना में अंदर की तरफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ऊर्जा बनाने के लिए सरफेस का एरिया इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम मींस प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री। राइबोसोम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन सेल के लिए बहुत जरूरी होती है। ये वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एंजाइम के रूप में केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं और सेल के भीतर संदेश भेजते हैं यानी कि मैसेज सेंड करते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियस से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस को जो आरएनए के रूप में होते हैं का पालन करके प्रोटीन बनाते हैं। मीन्स राइबोसोम न्यूक्लियस से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो आरएनए के फॉर्म में मिलेगा, वो उसका पालन करके यानी कि उसको फॉलो करके ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो न्यूक्लियस से शुरू होकर पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। यह दो प्रकार का होता है। सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। इसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं।
यही कारण है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह बल्कि रफ दिखता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें सेल के बाहर भेजना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज मिलकर ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए इसकी सरफेस स्मूथ होती है। यह लिपिड्स, स्टेरॉइड बनाने और सेल से हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। कुल मिलाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हाईवे का काम करता है। नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus मीन्स पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। गोल्गी apparatus को सेल का डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। यह प्रोटीन्स और लिपिड को मॉडिफाई करके वेसिकल्स के थ्रू उनकी सही जगह पर पहुंचाता है। जैसे एक पोस्ट ऑफिस का काम होता है, जिस तरह पोस्ट ऑफिस लेटर्स और पार्सल को सॉर्ट करके उनकी सही जगह भेजता है, उसी तरीके से गोल्गी apparatus भी प्रोटीन और लिपिड को प्रोसेस करता है। यह मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करता है, उनको पैक करता है, उनको लेवल करता है और फिर सेल के अंदर या बाहर भेज देता है। फॉर दिस रीजन इसे पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। यह एक पैकेजिंग और वितरण केंद्र की तरह काम करता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है, फिर उन्हें सेल के अंदर या बाहर उनके सही डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए पैक करता है। इमेजिन करिए यह किसी कोरियर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसा है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम, वेस्ट साफ करने वाले यानी कि द क्लीन अप क्रू। लाइसोसोम छोटे राउंड ऑर्गेनील्स होते हैं जिनमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। इन्हें सेल का वेस्ट साफ करने वाला दल यानी कि क्लीन अप क्रू या सुसाइडल बैग कहा जाता है। यह सेल के अंदर के कचरे यानी कि वेस्ट, ओल्ड एंड हार्मफुल ऑर्गेनील्स या डैमेज्ड ऑर्गेनील्स और बाहर से आए हार्मफुल बैक्टीरिया को ब्रेक करके डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यदि कोई सेल डेड हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से लाइसोसोम का एक लाइन में अगर हम कहें तो लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि कोई भी डैमेज ऑर्गेनील, कोई भी डैमेज सेल या बाहर से कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आता है उसको ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करके उसको पचा लेना, यही लाइसोसोम का काम है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स यानी कि द स्टोरेज हाउस। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। सैक यानी एक थैले की तरह होते हैं जो सेल में स्टोरेज का काम करते हैं। इसमें पानी, फूड मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल रखे जाते हैं। ये सेल के अंदर बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। एनिमल्स की सेल्स में ये छोटे और कई एक हो सकते हैं, जबकि पौधों की सेल्स में ये जनरली एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल की तरह होती है जो सेल के ज्यादातर हिस्से को घेर लेती है। और पौधों में वैक्यूल सेल को रिजिडिटी भी देती है और पानी के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लांट्स फूड मेकर। यह ऑर्गेनील सिर्फ प्लांट सेल्स और कुछ एल्गी में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वह जगह है जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट से ऊर्जा को कैप्चर करता है और उसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज बनाने में चेंज कर देता है। ये पौधों के एक तरीके से किचन होते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल, प्लांट्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सेल वॉल केवल प्लांट्स, कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। यह सेल मेम्ब्रेन को बाहर से कवर करती है और सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही
पाई जाती है। यह सेल्स को मजबूती और डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। साथ ही यह सेल को एक्स्ट्रा पानी के एब्जॉर्प्शन से भी बचाती है और पौधों को सीधा खड़े करने में हेल्प करती है। नाउ द समरी ऑफ द टोटल। तो हमने देखा या हमने पढ़ा कि सेल कितनी यूनिक थिंग है। यह लाइफ की सबसे छोटी और सबसे मौलिक इकाई मीन्स द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है। चाहे वे एक अकेली बैक्टीरियल सेल हो जो सारे अपने काम खुद करती है, या हमारे शरीर की लाखों करोड़ों सेल्स जो मिलकर एक बड़ा और जटिल जीव बनाती हैं। हर सेल जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी काम करती है। तो हमने सीखा या हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि सेल्स मेटाबॉलिज्म से ऊर्जा बनती है, रिप्रोडक्शन से नई सेल्स बनती हैं और अपने आसपास के स्टिमुलाई पर रेस्पॉन्स देती हैं। हमने सेल के अंदर की दुनिया के बारे में भी पढ़ा, जहां सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट व सेल वॉल जैसे ऑर्गेनील्स मिलकर काम करते हैं। लास्ट में हमने सेल्स के 2 मेन टाइप्स पढ़े, जो कि हैं प्रोकैरियोटिक जो कि सिंपल है और यूकैरियोटिक जो कि कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में भी हमने जाना। इन रियल सेल एक छोटी सी दुनिया है जो जीवन के हर पहलू को संभव बनाती है। इसे समझना ही बायोलॉजी की फाउंडेशन को समझना है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।